वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक भी है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। ये इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, आज हम जस्ट एग्रीकल्चर का जो भी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आते हैं लेक्चर की तरफ। द वर्ड एग्रीकल्चर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लेटन वर्ड्स एग्रीकल्चरा। जो एग्रीकल्चरा है ये एक लेटन वर्ड है। पहले हमें समझना होगा कि लेटन क्या चीज़ है। लेटन जो है ना ये इट्स अ क्लासिकल लैंग्वेज। ये एक क्लासिकल लैंग्वेज है, मतलब कि बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ये रोम के आसपास के इलाकों में ये ज़बान जो है ना बोली जाती है। और ये रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। तो ये एग्रीकल्चरा, जो एग्रीकल्चर का वर्ड है ये किससे लिया गया है? एग्रीकल्चरा से। अब एग्रीकल्चरा जो है ना इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का जो है ना कम्बिनेशन है। कौन से? एक एगर मीन्स अ फील्ड, इसका मतलब है अ फील्ड। और सेकेंड वर्ड जो है ना वो है कल्चरा, इसका मतलब है कल्टीवेशन। तो थस लिटरली इट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फील्ड। तो इसका अब मतलब ये हुआ कल्टीवेशन ऑफ फील्ड। अगर मैं थोड़ा सा कल्टीवेशन ऑफ फील्ड एक्सप्लेन करूँ, कल्टीवेशन ऑफ फील्ड ये होता है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर में हम लैंड प्रिपेयर करते हैं, ज़मीन तैयार करते हैं। उसके बाद हम जो है ना क्रॉप ग्रो करते हैं वहाँ पे। क्रॉप ग्रो करने के बाद हमारा एक ही मकसद होता है कि हमें यील्ड मिले। यील्ड क्या? यील्ड जो है ना प्रोडक्शन ऑफ फूड, जो हमें फूड मिल जाए। हमारा मकसद वही एग्रीकल्चर में वही ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल जाए, ग्रेन मिल जाए। हमारा एग्रीकल्चर में मेन मकसद क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फील्ड। अब आते हैं डिफिनेशन की तरफ कि डिफिनेशन क्या है एग्रीकल्चर का। प्रॉपर डिफिनेशन वो थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया था। अब डिफिनेशन की तरफ आते हैं। द साइंस एंड आर्ट ऑफ फार्मिंग। ये साइंस और आर्ट है फार्मिंग का। अब फार्मिंग क्या चीज़ है? फार्मिंग में ये होता है कि जिस तरह हमारे पोल्ट्री फार्मिंग वो भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है, लाइफ स्टॉक वो भी एग्रीकल्चर का हिस्सा है। जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं फिर उनसे यील्ड लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड करते हैं क्रॉप के ज़रिए, ये सारे फार्मिंग में आते हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है, इसी के अंदर ये सारे आते हैं। अब डेफिनेशन में नीचे खुद भी बता रहे हैं कि इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल। ठीक है, फार्मिंग में ये करते हैं कि हम कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, जो सॉइल है हम पहले वो सॉइल तैयार करते हैं, फिर क्रॉप ग्रो करते हैं, फिर वहाँ से प्रोडक्शन ऑफ फूड होती है। सेकेंड पॉइंट है प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स। ठीक है, वही अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसमें हम जो है ना क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, ये भी एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है, लाइफ स्टॉक को रेस करना। लाइफ स्टॉक में तो काफ़ी सारे जो लाइफ स्टॉक है वो भी फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग या जिस तरह काफ़ी सारे इसके अंदर ही आते हैं तो इसको कहते हैं एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो चंद कंट्रीज़ है जिस तरह के इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये तीन ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें कैद साली आई थी। वो भी किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से उनके जो मेन क्रॉप्स है वो कम्प्लीटली फेल हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे खुराक की किल्लत हो गई थी। और वहाँ इन कंट्रीज़ में इंडिया, बांग्लादेश और चाइना में सैकड़ों की तादाद में लोग भूख से मर गए थे। तो अगर जस्ट मेरे ख़्याल से इम्पोर्टेंस के लिए इन तीन कंट्रीज़ का एग्जांपल ही काफ़ी है कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस कितना है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल लाइफ वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पर। क्योंकि वो एग्रीकल्चर का जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था
ये मकसद हमारा होता है कि यील्ड प्रोड्यूस करना, ग्रेन फूड वहाँ से प्रोड्यूस करना ज़्यादा से ज़्यादा। उस यील्ड और ग्रेन और फूड को हम अपने ही कंट्री में ख़ुद भी यूज़ करते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरह किसी भी मुल्क का जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पर। उनका जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा क्रॉप ग्रेन फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के ज़रिए तो उनका जो एक्सपोर्ट का सिस्टम है वो भी रुक जाएगा। एक्सपोर्ट रखेंगे तो जो आपका जीडीपी है वो भी डिक्लाइन कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह तकरीबन लाइफ के हर एक्सपेक्ट में एग्रीकल्चर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसी तरह जो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है। इंडिया भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, बांग्लादेश भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। इन कंट्रीज़ का जो सारा इन्हिसार है वो किस पे, एग्रीकल्चर पे। अगर किसी भी किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से अगर इनके जो मेन क्रॉप्स है, जो मेजर क्रॉप्स है, वो अगर फेल हो जाए तो जो इन कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर का। अगर मैं बात करूँ जो पाकिस्तान में जो रूरल एरियाज़ है या इंडिया के जो रूरल एरियाज़ है, इन कंट्रीज़ का जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में। ये सारे देहात में रहते हैं ये आबादी, और जो देहात में रहते हैं वो सब के सब जो है ना वो किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर। वो वहाँ पे अपनी काश्तकारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो सब के मतलब कि जो रूरल तकरीबन 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल है पाकिस्तान में। इसी तरह इंडिया की भी काफ़ी सारे जो पॉपुलेशन है वो रूरल है। तो सब डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर। वो वहाँ पे काश्तकारी करते हैं। अगर तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी जो रूरल एरियाज़ के लोगों का जो प्रोफेशन है वो है एग्रीकल्चर। वो वहाँ से जो इनका रोज़गार है वो एग्रीकल्चर ही रोज़गार है, क्योंकि वो इन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है। वो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, मतलब कि कम है, इतनी लिटरेसी रेट वहाँ पे बहुत कम है, एजुकेशन बहुत कम है। सारे जो अपने आप को बिज़ी रखते हैं एग्रीकल्चर में। तो रोज़गार के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंस है रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चर में। अगर किसी भी वजह से एग्रीकल्चर फेल हो जाए किसी भी कंट्री में, रूरल एरियाज़ में, तो ये सब जो है ना मूव कर जाएंगे अर्बन एरियाज़ की तरफ, शहर की तरफ आएंगे। तो शहर की पहले से भी इतनी डेंस पॉपुलेशन है, अगर ये लोग भी ये प्रोफेशन छोड़ दे शहर की तरफ आ जाए तो ये उस मुल्क के लिए काफ़ी मसला होगा। जिस तरह अगर मैं मिसाल दूँ, पाकिस्तान का जो कराची सिटी है, इंडिया का जो मुंबई, कोलकाता जो बिग सिटीज़ है और भी कंट्रीज़ के, तो इसमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे लोग बिल्कुल सांस नहीं ले सकते। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, काफ़ी सारे उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हाँ, किसी हद तक वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी है, एजुकेशन के फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज़ और भी कम्युनिटीज़ वहाँ से इजीली मिल जाते हैं, फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। तो अगर इतनी डेंस पॉपुलेशन वहाँ पे रहेंगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स वहाँ पे होंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे एग्रीकल्चर में वहाँ पे प्रॉपर पॉलिसीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम मज़ीद एक्सपेंड करें, ना कि उसको ख़त्म किया जाए। काफ़ी सारे मुल्कों में हमें नज़र आ रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को दिन ब दिन वो डिक्लाइन होता जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हमें फेस करने पड़ेंगे। अब आते हैं लाइफ डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। इसमें कोई शक भी नहीं कि लाइफ जो है ना वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमें अगर फूड नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, और अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा इकोनॉमिकल वैल्यू भी डाउन हो जाएगा। सारा का निज़ाम, जितना भी निज़ाम है इस दुनिया में, वो किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे। सेकेंड पॉइंट हम आते हैं, एग्रीकल्चर इज़ अ सिस्टम यूजिंग लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस। एग्रीकल्चर एक सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये लाइट एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। जो लाइट हमें पहुंच रही, डायरेक्ट सन लाइट जो हमें आ रही है, ये प्लांट्स इसको यूज़ करते हुए फूड या कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। इसका ये है, अगर मैं इसका डिफिनेशन बता दूं कि लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए प्लांट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स जो फूड प्रिपेयर करता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम डिटेल से नेक्स्ट डिटेल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फोटोसिंथेसिस को।
प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोडक्टिव यूनिट्स। जो प्लांट्स है वो प्राइमरी फर्स्ट प्रोडक्टिव यूनिट्स है, ठीक है। पहले जो हमें प्रोड्यूस करे वो कौन है, वो प्लांट्स है। फिर हम प्लांट से लेते हैं आगे, फिर यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्टिव यूनिट्स है इस लाइफ में वो क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स ना हुए तो हम भी यहाँ पे नहीं रहेंगे, सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे। ये सारे एक चेन में एक चेन है। ह्यूमन बीइंग, एनिमल, इंसेक्ट etc आर सेकेंडरी प्रोडक्टिव यूनिट्स। जो इंसान है, एनिमल, इंसेक्ट, ये क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिव यूनिट्स है। इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिव यूनिट्स कहते हैं। इंटर्न प्रोड्यूस मिल्क, मीट, सिल्क। फिर अगर आप देखें एनिमल्स को, एनिमल डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स सनलाइट को यूज़ करते हैं, फिर वहाँ से फूड या फूड ग्रेन वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर जाके एनिमल उन पे डिपेंड करता है, उन प्लांट्स पे। फिर उन बदले में हमें क्या देता है एनिमल्स, मिल्क, मीट या सिल्क। इंसेक्ट सिल्क देते हैं और एनिमल मिल्क और मीट हमें प्रोड्यूस करते हैं, और हम ही बेनिफिशरीज़ हम हैं। सब बेनिफिशरीज़ हम इंसान ही इसका बेनिफिशरीज़ है, क्योंकि हम ही यूज़ करते हैं मिल्क, मीट को, या जितने भी एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट है वो हम ही यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड बेसिक नीड ऑफ लाइफ। जो बुनियादी ज़रूरियात है ज़िंदगी की, एग्रीकल्चर हमें वो प्रोड्यूस करता है। जिस तरह यहाँ पे फूड बेसिक नीड है, फाइबर, शेल्टर एंड कैश etc। ये बेसिक नीड जो हमें प्रोड्यूस करते हैं। अगर एक एग्रीकल्चर कंट्री के लिए इट लीड्स टू अ बेटर कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो एग्रीकल्चर जो है ना वो कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल लाइफ को भी एक्सप्लेन करता है। तो अगर किसी भी कंट्री का एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा हो तो उस कंट्री का जो कल्चरल लाइफ है, सोशल लाइफ है, इकोनॉमिकल लाइफ है और जो पॉलिटिकल लाइफ है वो भी अच्छा से अच्छा होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।